नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी कक्षा 12वीं के बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक विपणन मिश्रण के तत्वों को पढ़ रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में चौथा तत्व प्रोत्साहन यानी प्रमोशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस वाक्य को याद रखेंगे तो इन चारों तत्वों को आप आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। कौन सी चीज़ कितने रुपए में कहाँ पर कैसे बेची जाए कि लाभ हो, यानी कौन सी चीज़ यानी किसी उत्पाद का उत्पादन होने के बाद कितने रुपए में, यानी मतलब उस उत्पाद का मूल्य निर्धारित होने के बाद, कहाँ पर यानी स्थान, इसका मतलब वितरण के माध्यमों का चुनाव होने के बाद, कैसे बेची जाए कि लाभ हो, यानी हमें संवर्धन का चयन करना होता है। अगर हमें अपनी कंपनी या फर्म का विक्रय बढ़ाना है तो वितरण माध्यमों और ग्राहकों के साथ संप्रेषण करने के लिए कई क्रियाएं अपनानी होंगी। वही क्रियाएं ही संवर्धन कहलाती हैं। इसीलिए विक्रय संवर्धन या प्रोत्साहन फर्म के विक्रय को बढ़ाने के लिए वितरण माध्यमों और ग्राहकों के साथ संप्रेषण करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है या संबंधित होता है। प्रोत्साहनात्मक संप्रेषण का लक्ष्य ग्राहकों को उत्पाद के बारे में जागरूक करना और उन्हें उत्पाद के गुणों से अवगत कराना होता है तथा उन्हें उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होता है साथ में। ठीक है। अब संवर्धन के उपकरण, जैसे संवर्धन के कई उपकरण होते हैं और तत्व भी उपलब्ध हैं। फर्म के द्वारा अपनी प्रोत्साहनात्मक क्रियाओं को करने के लिए इन्हें अपनाया जाता है। विपणनकर्ता प्रायः इन उपकरणों को प्रोत्साहनात्मक उपकरणों के मिश्रण के रूप में चुनता है। इनसे मतलब अपनी बिक्री को वो बढ़ाता है। पहला है विज्ञापन, दूसरा है विक्रय संवर्धन और तीसरा है व्यक्तिगत विक्रय, चौथा है जनसंपर्क। तो हम पहले के बारे में बात करते हैं। विज्ञापन। विज्ञापन वस्तु या सेवा की मांग को उत्पन्न करने की कला विज्ञापन कहलाती है। एक बार पुनः, वस्तु या सेवा की मांग को उत्पन्न करने की कला विज्ञापन कहलाती है। विज्ञापन एक जानी पहचानी कंपनी द्वारा किया जाता है। विज्ञापन के लिए कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। ग्राहक और विज्ञापनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता है। अब हम बात करते हैं विज्ञापन की विशेषताएं और विज्ञापन के लाभ। तो इसकी पहली विशेषता और पहला लाभ यह है, इसका पहुंच, यानी विज्ञापन एक विशाल बाजार तक आसानी से पहुंच सकता है। इसका मतलब विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों द्वारा सामूहिक पहुंच का लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो और टीवी, अगर इनके माध्यम से कोई भी संदेश दिया जाए तो वह एक पल में देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच सकता है। दूसरा है चुनाव। अगर विज्ञापन को व्यक्ति की अपनी ज़रूरत और हिसाब से दिखाया जाए तो यह विविधता लक्षित ग्राहक को ध्यान में रखते हुए माध्यम का चुनाव करने में विपणनकर्ता की सहायता करती है। इसे इस प्रकार समझें, व्यक्ति अपनी ज़रूरत तथा पसंद के अनुसार विकल्पों का चयन करता है। इसलिए अगर विज्ञापन को व्यक्ति की अपनी ज़रूरत और हिसाब से दिखाया जाए तो यह विविधता लक्षित ग्राहक को ध्यान में रखते हुए माध्यम का चुनाव करने में विपणनकर्ता की सहायता करती है। ठीक है। अब तीसरी विशेषता या लाभ, यथार्थता। यथार्थता में क्या है कि सार्वजनिक रूप से कंपनी उस उत्पाद के बारे में कभी गलत सूचना नहीं देगी जिसमें ग्राहक विश्वास रखते हैं और ग्राहक उस उत्पाद को खरीदने में सुविधा महसूस करते हैं, जिसका विज्ञापन विस्तृत रूप से मतलब बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बारे में कंपनी गलत सूचना नहीं देगी, हमेशा वो उसके बारे में जितना हो सकेगा सही सूचना देगी। और स्पष्टता क्या होती है
स्पष्टता का मतलब विज्ञापन द्वारा अपने संदेश को चित्रकला के द्वारा दिखाना, जिससे ग्राहक आसानी से समझ सके, स्पष्ट समझ सके कि वह विज्ञापन क्या कहना चाहता है, वह कंपनी विज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहती है। यानी विज्ञापन चित्रकला की सहायता से संदेश को नाटक रूप में बदलने के लिए विपणनकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। अब बात आती है मितव्ययिता की। हमेशा से यह अनुभव किया जाता है कि विज्ञापन उत्पाद या सेवा की लागत में वृद्धि करता है, परंतु विज्ञापन को दूसरी प्रोत्साहनात्मक तकनीकों की तुलना में अधिक मितव्ययी माना जाता है, क्योंकि यह विशाल समूहों तक पहुंचता है और यदि हम प्रति ग्राहक लागत की गणना करते हैं तो यह अधिक लाभ या कम या सामान्य होती है। यानी कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए लगभग सारी क्रियाओं को करती हैं, लेकिन जब विज्ञापन की बात आती है तो एक अतिरिक्त लागत खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि उससे पहले वो प्रचार और उसका सब कुछ करती हैं, लेकिन अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जब विज्ञापन करेंगे तो उस पर भी पैसा ख़त्म करेंगे। तो उस पर जब पैसा ख़त्म करेंगे तो उसको भी कहीं से निकालेंगे ही ना, इसलिए क्या करेंगी, वो उत्पाद पर उसका मूल्य डाल देती हैं, मतलब उसका मूल्य बढ़ा देती हैं उत्पाद का, जिससे ग्राहक के लिए उसे खरीदना थोड़ा वो कठिन हो जाता है। लेकिन जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब छठी विशेषता और इसका लाभ है ग्राहक की संतुष्टि में और विश्वास में वृद्धि करना। यानी ग्राहक गुणवत्ता के बारे में अधिक विश्वस्त होते हैं और अधिक सुखी महसूस करते हैं। यदि प्रायोजक यानी स्पॉन्सर विज्ञापन में लाभों का दावा करते हैं तो बहुत विश्वास करते हैं और वो फिर आसानी से उसको ईजिली खरीद भी लेते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उत्पाद जो है बहुत अच्छा होगा। इसीलिए अब बात करते हैं विज्ञापन की हानियों की। तो विज्ञापन की हानियाँ कई प्रकार की होती हैं वैसे, लेकिन हमने 5 मुख्य हानियों को लिखा है। तो पहला है कि प्रत्यक्ष संपर्क का न होना, यानी ग्राहक और विज्ञापनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता है, इसलिए विज्ञापन में ग्राहक की प्रतिक्रिया को नहीं जाना जा सकता। ठीक है, मतलब कि प्रत्यक्ष संपर्क ना होने के कारण अब आपने विज्ञापन तो दिखा दिया, तो आप ये कैसे समझेंगे कि ग्राहक उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है ना। फिर उसके बाद दूसरा है एक तरफा संप्रेषण। विज्ञापन में केवल एक तरफा संप्रेषण होता है। ऐसे में कभी कभी ग्राहकों को उत्पाद के प्रयोग से संबंधित कई संदेह होते हैं। इन संदेहों को केवल तभी दूर किया जा सकता है जब द्विमार्गीय संप्रेषण हो, क्योंकि जब आप विज्ञापन दिखा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि विज्ञापन दिखाने के बाद ग्राहक के अंदर भी कई संदेह उत्पन्न होंगे, कई शंकाएँ आएंगी, वह पूछना चाहेगा, लेकिन तब ऐसी स्थिति में जब वो एक तरफा होगा तो पूछ ही नहीं पाएगा, वह संदेह उसके अंदर बने रहेंगे, शायद इनका विपरीत प्रभाव भी ग्राहक पर पड़े। इसलिए संप्रेषण द्विमार्गीय होना चाहिए। इसके बाद तीसरी हानि की बात करते हैं, माध्यम का चुनाव। इसलिए माध्यम का चुनाव में क्या है कि जब द्विमार्गी संप्रेषण होगा उसके पश्चात विज्ञापन में विभिन्न माध्यम होते हैं, होते हुए भी प्रत्येक माध्यम के अपने लाभ और हानियाँ होती हैं। यानी विज्ञापन में विभिन्न माध्यम होते हैं और प्रत्येक माध्यम के अपने लाभ और हानियाँ होती हैं। जब माध्यम का चुनाव दोषपूर्ण या गलत होगा तब विज्ञापनकर्ता चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यानी विज्ञापन चाहे कितना भी अच्छा ना हो, यह लक्षित ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। मतलब अगर आपने माध्यम का चुनाव गलत चुना है तो वह आप जिस कम्युनिटी को ध्यान में रख कर उस विज्ञापन को बना रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद वह उस तक ना पहुँचे, ग्राहक तक वह ना पहुँचे या उपभोक्ता तक वह ना पहुँच पाए, क्योंकि वो उसका माध्यम ही गलत है। फिर है आलोचना का शिकार। जब विज्ञापन लक्षित ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह आलोचना का शिकार हो जाता है। तब विज्ञापन में परिवर्तन करना कठिन होता है, क्योंकि जब एक बार विज्ञापन दे दिया जाता है तो उसके बाद उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वह आलोचना का शिकार हो जाता है।
उसके बाद आखिरी हानि है ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शीघ्र प्रतिक्रिया का अभाव। यानी इसमें ग्राहकों द्वारा दी जाने वाली उचित और शीघ्र प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, क्योंकि आपने विज्ञापन दे दिया, वह कितनी जल्दी और कितनी देर में इसका निर्णय लेंगे यह आपको नहीं पता, इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया का इसमें अभाव पाया जाता है। आज मतलब वर्तमान समय में विज्ञापन पर कई दोष लगाए जाते हैं, इनकी आलोचना भी की जाती है। तो आइए और विभिन्न दोषों पर अपनी राय दीजिए और साथ में यह भी बताइए कि आप किन किन दोषों से सहमत हैं और किन किन दोषों से आप सहमत नहीं हैं। इसका पहला दोष यह है कि यह भौतिकतावाद मतलब विज्ञापन भौतिकतावाद और जीवन शैली को प्रभावित करता है। इसके कहने का मतलब यह है कि ऐसे कई उत्पाद होते हैं जिनके बारे में ग्राहक को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब उन उत्पादों को लेकर विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ग्राहक उन उत्पादों की मांग करना भी आरंभ कर देता है जिनकी उनको आवश्यकता भी नहीं होती। तो आप बताइए, इस दोष से आप सहमत हैं या नहीं? अगर हम अपनी राय दें तो हम इस दोष से सहमत नहीं हैं, क्योंकि यह कहना गलत है कि सूचना प्राप्त व्यक्ति अधिक संतुष्ट होता है। विज्ञापन ग्राहकों को विभिन्न उत्पादों की उपयोगिता के साथ उन उत्पादों के बारे में सूचित करके ग्राहकों की ज्ञान में वृद्धि करता है। विज्ञापन केवल ग्राहकों को सूचित करते हैं, ना कि खरीदने के लिए उसको कहता है। यह तो ग्राहक पर ही टिका हुआ है कि वह उसको खरीदेगा या नहीं, यानी उसका अंतिम निर्णय जो होगा वह ग्राहक पर ही टिका हुआ था इसके खरीदने का। तो हम यह नहीं कह सकते कि वह भौतिकतावाद और जीवन शैली को प्रभावित करता है। इसके बाद दूसरा दोष यह है कि विज्ञापन घटिया एवं संदिग्ध उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करता है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं या सहमत हैं तो उनका साथ में कारण भी बताइएगा। अब हमारी राय यह है इसमें कि हम इस चीज़ से भी नहीं सहमत हैं, क्योंकि घटिया वस्तुओं की बिक्री का दोष हमको यह सही नहीं लगता। यह क्योंकि क्या घटिया है क्या बढ़िया है, यह आर्थिक स्थिति और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति उत्तम किस्म के महंगे उत्पादों को क्रय करना सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें उत्पाद को प्रयोग नहीं करना चाहिए। निम्न आय मतलब जिनकी कम आय होती है, वे लोग अपनी आवश्यकताओं को मतलब कम लागत के साथ यानी घटिया वस्तुओं के साथ संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो गरीब है, उनके पास उतना पैसा नहीं है एफर्ड करने के लिए, नहीं तो वह भी उसको खरीद लें। लेकिन वहीं उसकी जगह पर अगर कोई अच्छा व्यक्ति यानी अमीर व्यक्ति होगा, वह नाइक और रीबॉक के जूते जैसे पहनता है, क्योंकि वह उसको एफर्ड कर सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति उसकी बहुत मजबूत होती है, इसलिए उसको आसानी से वह एफर्ड कर सकता है, उसे ले सकता है। ठीक है, इसलिए यह विज्ञापन नहीं होते हैं जो घटिया वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि यह व्यक्ति की एक वित्तीय क्षमता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वित्तीय क्षमता जिसकी अच्छी और मजबूत होगी वह इसको आसानी से खरीद लेगा। इसके बाद लिखा है कि विज्ञापन ग्राहकों में कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, ना कि वह ग्राहकों की सहायता करता है। आज के दौर में क्या है, टेलीविज़न और रेडियो पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे LG, सोनी है, सैमसंग है, वीडियोकॉन है, इनका विज्ञापन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। तो क्या होता है कि विभिन्न अलग अलग कंपनियां अलग अलग विज्ञापन अपने हिसाब से दिखाती हैं और प्रत्येक ब्रांड यह दावा करता है कि उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। विभिन्न कंपनियों द्वारा ये दावे ग्राहक के मन में भ्रांति उत्पन्न करते हैं और ग्राहक के लिए यह चुनाव करना अत्यंत कठिन हो जाता है ना। तो हम इस दोष से भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि विज्ञापन ग्राहकों को विस्तृत चुनाव देते हैं और आज का ग्राहक अपने लिए अधिक उपयुक्त ब्रांड के बारे में
जानने का और उसे चुनाव करने में समर्थ होता है, क्योंकि उसका अधिकार है कि वह सभी चीज़ों के बारे में पहले जान ले। किसी की कोई कमी तो नहीं है, अगर उसको जो अच्छा लगेगा फिर वह आसानी से खरीद लेगा। ऐसा नहीं है कि तमाम चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो ग्राहक कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, बल्कि वह उनके बारे में ज्ञान बढ़ाता है। वो आसानी से किसी भी चीज़ को चुन सकें। फिर इसके बाद चौथा है कि कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते। इस पर चौथा दोष लगाया जाता है कि कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते, यानी विज्ञापन में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जिस ढंग से विज्ञापन किया जाता है वह प्रत्येक व्यक्ति को अपील नहीं कर सकता है। कभी कभी उन विज्ञापनों में महिलाओं को भी दिखाया जाता है जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे है आफ्टर शेव लोशन या शूटिंग इत्यादि के विज्ञापनों में महिला को दिखाया जाना। कुछ विज्ञापन तो ऐसे होते हैं कि सास बहू के बीच में संबंध को भी बिगाड़ देते हैं। उदाहरण के लिए डिटर्जेंट बार, फेविस्टिक इत्यादि के जो विज्ञापन होते हैं। इसके बाद पांचवा दोष यह है, विज्ञापन की लागतें उच्च कीमतों के रूप में ग्राहकों को हस्तांतरित हो जाती हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि यह विज्ञापन पर अति गंभीर दोष है कि यह उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करता है, क्योंकि फर्में विज्ञापन पर एक बड़ी धनराशि खर्च करती हैं और इन व्ययों को लागत में जोड़ दिया जाता है और ग्राहक को उस उत्पाद या सेवा के लिए उच्च कीमत का भुगतान करना पड़ता है। क्योंकि जब विज्ञापन दिखाया जाता है तो उसकी लागत, उसकी भी एक कास्ट होती है, उसका भी पैसा पड़ता है। तो वही जो पैसा होता है वो उत्पाद पर डाल दिया जाता है, जो ग्राहक को ही सहन करना पड़ता है। तो क्या सही है? नहीं, यह दोष भी उचित नहीं है, क्योंकि विज्ञापन से उत्पाद की मांग बढ़ती है और विक्रय में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस जगह तक प्रचार करने में ना सक्षम हो, मतलब काफ़ी दूरी अगर है तो वहाँ तक आप प्रचार ना कर पाएँ। अगर प्रचार करेंगे तो आदमियों के द्वारा, मानव संसाधन के द्वारा, तो हो सकता है काफ़ी समय लग जाए। अगर आप विज्ञापन दिखाएंगे तो पल भर में देश के विभिन्न कोने में इसकी जानकारी तुरंत पहुँच जाएगी। तो इससे क्या होगा, बिक्री बढ़ने लगेगी और इसकी मांग बढ़ जाती है। इसके परिणाम क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होने लगती है, उत्पादन और अधिक मात्रा में होने लगता है उत्पादों का, जिससे क्या होता है कि प्रति वस्तु उत्पादन लागत घट जाती है और उपभोक्ता को यह कम पैसों में उपलब्ध हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं संवर्धन के उपकरण या तत्वों के विषय में। संवर्धन के उपकरण या तत्व, इसमें क्या होता है कि विक्रय संवर्धन में इसके तत्व हैं विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, यानी विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन के द्वारा किसी ग्राहक को थोड़े समय के लिए प्रोत्साहित करके किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए राजी यानी तैयार किया जा सकता है। विक्रय संवर्धन तकनीकें अधिक उपयोगी होती हैं क्योंकि विक्रय पर उनका अल्प और तीव्र प्रभाव पड़ता है। विक्रय संवर्धन के कारण स्टॉक को समाप्त करना संभव होता है, क्योंकि जब आप कुछ भी करके जब चीज़ों को बेचेंगे तो आपका जो स्टॉक लगा होगा वह आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, विक्रय संवर्धन तकनीकें ग्राहकों के साथ साथ वितरण माध्यमों को भी प्रोत्साहित करती हैं। इसके बाद चौथा है कि विक्रय संवर्धन तकनीकें प्रतिस्पर्धी पर जीत प्राप्त करने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो विज्ञापनकर्ता द्वारा विज्ञापन बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली कुछ विक्रय संवर्धन क्रियाएं भी करता है, और इसमें कुछ क्रियाएं निम्न प्रकार भी हैं, जैसे छूट, कटौती, वापसी, मुफ्त में, मतलब इसको छूट यानी इसका अभिप्राय समय की एक सीमित अवधि के लिए सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर उत्पाद का विक्रय करना। एक निश्चित समय में जो उसका मूल्य होता है उसको कम कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तब उसको बेचा जाता है। ऐसी स्थिति तब होती है जब जैसे
उत्पाद जो है वह भारी मात्रा में स्टॉक में होता है तो वह जल्दी से बिकने लगता है। जब छूट पर होगा तो लोग उसे आसानी से खरीदने लगेंगे। कटौती, कटौती मतलब डिस्काउंट। इसमें क्या होता है कि सूची मूल्य में दिखाए गए कुछ मूल्य से कुछ प्रतिशत उसका, जैसे कुछ प्रतिशत जो उसकी सूची मूल्य में पैसा लिखा होता है उससे कुछ प्रतिशत कम करके दिया जाता है। वापसी, वापसी का मतलब है कि ग्राहक द्वारा चुकाए गए मूल्य या उसका एक भाग वापस करने से है ना। उसके बाद मुफ्त में, अगर आप जैसे जूते खरीद रहे हैं, 2 जोड़ी जूते के साथ 1 जोड़ी जूते फ्री। ज़्यादा मात्रा में लेने पर कुछ मात्रा फ्री होती है ना, वही चीज़ आप इसे समझ सकते हैं। फिर मुफ्त नमूनों का वितरण होता है ना, कभी देखा होगा आपने कि ग्राहक जो हैं किसी चीज़ को खरीदने से पहले उसको जांचते परखते हैं। अगर कोई अनाज है तो उसको हाथ में लेकर देखते हैं, या उसका थोड़ा कुछ भाग खाकर देखते हैं, उसको चेक करके देखते हैं। तो ऐसे में विज्ञापनकर्ता उसको यह करने की अनुमति देता है। और प्रतियोगिताएं का मतलब होता है कि कंपनियां जो हैं अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए या लोगों में उसका विश्वास पैदा करने के लिए प्रतियोगिताएं कराती हैं। इसके द्वारा फिर जो जीत होता है उसको शायद उसको हो सकता है कि कंपनी मुफ्त में उस जो जिस चीज़ का उत्पादन कर रही है उसको एक फ्री में दे और अपना भी प्रमोशन करे। उसके बाद होता है तुरंत ड्रा करना, यानी कार्ड खुरच कर जो आइटम निकाला जाता है उसको देना होता है। फिर लकी ड्रा मतलब होता है जैसे 100 लोगों ने मिलकर किसी चीज़ को खरीदा है, 100 लोगों मिलकर किसी उत्पाद को खरीदा है तो उनके बिल को एक जगह रखकर लकी ड्रा निकाला जाता है। उसको जीतने वाले को कुछ पैसा दे सकते हैं या कोई वस्तु, या कंपनी जिस चीज़ का उत्पादन कर रही है उस चीज़ को ही दे सकते हैं। छूट वाउचर होता है कि अगर आप किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो उसमें छूट वाउचर प्राप्त होता है। जैसे आजकल क्या है कि अमेज़न में आपने देखा होगा, अगर आप किसी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है इसमें छूट वाउचर मिलता है कि इस पर इतना फ्री अगर आप इतने की चीज़ खरीद रहे हैं। इसके बाद संवर्धन का तीसरा तत्व है व्यक्तिगत विक्रय, है ना। आपने पीछे पढ़ा होगा कि बताते हैं आपको ये वाला कि संवर्धन के उपकरण या तत्व निम्नलिखित होते हैं। मतलब कैसे विज्ञापन के द्वारा, मतलब संवर्धन के द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाया जाए। उसके 4 तत्व हैं। एक है विज्ञापन, दूसरा है विक्रय संवर्धन, और तीसरा है व्यक्तिगत विक्रय, चौथा है जनसंपर्क। तो हम इस समय व्यक्तिगत विक्रय की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत विक्रय, व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता और विक्रेता के बीच आमने सामने संपर्क होता है, जिससे विक्रेता ग्राहक की शंकाओं को या संदेहों को दूर करता है और उस उत्पाद पर बेहतर प्रक्रिया देकर आपस के संबंधों को सुधार सकता है। इससे ग्राहक का विश्वास उस उत्पाद में और अधिक बढ़ जाता है ना। फिर लिखा है व्यक्तिगत विक्रय का ग्राहकों के लिए महत्व। ग्राहक व्यक्तिगत विक्रय से अनेक ढंग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने इसमें इसका जिक्र किया है, जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हुआ है आप उसे उस हेडिंग को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, आसानी से ये हो जाएगा। अब देखते हैं एक अच्छे विक्रेता के गुण क्या होते हैं। अगर आप व्यक्तिगत विक्रय कर रहे हैं, यानी अकेले या कोई व्यक्ति या अकेला कोई व्यक्ति अगर उस किसी चीज़ को बेच रहा है तो उसके अंदर कोई गुण होने चाहिए, मतलब एक अच्छे विक्रेता के गुण होने चाहिए। उसके लिए देखते हैं कि शारीरिक गुण, विक्रेता का अच्छा स्वास्थ्य तथा प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व होना चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, उपयुक्त वस्त्र, स्पष्ट दृष्टिकोण तथा अच्छी आदतों का प्रथम प्रभाव डालने में यह मदद करता है। अगर आप ऐसे होंगे तो आपका ये प्रथम प्रभाव होगा और कोई ग्राहक या उपभोक्ता अगर आप किसी चीज़ को बेच रहे होंगे तो जल्दी मना नहीं कर पाएगा और वह आपकी बातों में बंध सकता है, वो खरीद लेगा आसानी से फिर उस चीज़ को। उसके बाद है सामाजिक गुण। व्यक्तिगत विक्रय की सफलता के लिए आवश्यक है कि विक्रेता में ग्राहकों का अभिवादन करने तथा उनका धन्यवाद करने की आदत होनी चाहिए तथा उनके साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए, है ना। कि प्रत्येक व्यक्ति या ग्राहक जो होता है समाज में, सभी लोग होते हैं कि उन सभी लोगों के साथ सब चाहते हैं कि हमारे साथ विनम्र व्यवहार हो। अगर कोई
अगर कोई चीज़ को बेच रहा है, अगर वो अपनी उजड्डता पर, यानी अगर वो आ जाएगा और ऐसी बातें करेगा जो विनम्र नहीं होंगी, जिससे क्या होगा कि ग्राहक हो सकता है उस चीज़ को ना खरीदे, ऊपर से उसको पीट दे, भगा दे, हो सकता है। मानसिक गुण क्या होना चाहिए एक अच्छे विक्रेता का, कि एक कुशल विक्रयकर्ता में कुछ गुणों का समावेश होना चाहिए। जैसे बुद्धिमत्ता का होना चाहिए, पहल करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब पहले शुरुआत करने की, दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि वह दूर का सोचें कि आगे अब अगर हम इतना कर लेंगे तो तब क्या होगा। उसे बुद्धिमान तथा कल्पनाशील होना चाहिए ताकि वह ग्राहक को समझ सके तथा उसके दिमाग को सही ढंग से पढ़ सके कि आखिर ग्राहक चाहता क्या है। उसके बाद अन्य गुण आते हैं, जिसमें विक्रेता की अच्छी स्मरण शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए, कि वो याद करने वाली निरीक्षण शक्ति, कि ग्राहक किस चीज़ को अधिक चुनने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ें ग्राहक बताता नहीं है, वो केवल चीज़ों को ढूंढता है। विक्रेता को ईमानदार होना चाहिए, उसे झूठे दिखावे से बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्राहक उसकी दुकान पर आएगा ही नहीं, या अगर वो कुछ बेच रहा है, फेरी के द्वारा बेच रहा है या कैसे भी, तब भी उसे खरीदेगा नहीं। तब विक्रेता को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करना चाहिए, मतलब अगर उसकी तरफ से जो कुछ भी क्रियाएं की जानी है उन्हें सब पूरा किया जाना चाहिए। फिर है विक्रेता जिस उत्पाद को बेच रहा है तथा वह जिस कंपनी की तरफ से है उसके बारे में उसे विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, कि उसको पूरी जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर किसी उत्पाद को बेच रहा है तो उसका दोष क्या है, उसका लाभ क्या है, कैसा प्रभाव डालेगा स्वास्थ्य पर। अगर खाने की कोई चीज़ है, खाने की कोई वस्तु है और वह जिस कंपनी की तरफ से बेच रहा है उसके बारे में भी उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवर्धन का चौथा तत्व है जनसंपर्क। जनसंपर्क का अर्थ है जनता के साथ संपर्क बनाना। जनसंपर्क के द्वारा कंपनियां ख्याति यानी गुडविल का सृजन, यानी कि उसको गुडविल को बढ़ाती हैं या बनाती हैं। जनसंपर्क जनता की अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है। जनता में समझ तथा स्वीकार्यता को विकसित करने के लिए जनहित के संबंध में किसी संगठन की नीतियों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान करता है। जनसंपर्क से आप समझ जाएंगे कि ग्राहक या उपभोक्ता की मतलब किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चीज़ों को लेता है, चुनता है और ख़रीदता है, और वह किन रणनीतियों को अपनाकर किसी उत्पाद को खरीदता है। इसके इन सभी चीज़ों के बारे में जनहित के द्वारा किसी संगठन को आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सकता है और वह समझ सकता है कि ऐसा